हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम सेकेंड लेक्चर देखने जा रहे हैं आरबीआई का। इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ आरबीआई पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम सेकेंड लेक्चर में जो देखेंगे वो है कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई क्यों फार्मुलेट करती है, ठीक है। इसके पहले हमने बताया था कि आरबीआई के हिस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल हम लोग ने पढ़ रखा है, ठीक है। जैसे कि आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में। पहले 1935 के पहले आरबीआई का था एक प्राइवेट ओन बैंक था। जब नेशनलाइज हो गया तब क्या हो गया, गवर्नमेंट के हित में आ गया। तो आरबीआई एक्ट बना 1934 में, ठीक है। जो आरबीआई है ना वो क्या करती है, क्रेडिट मतलब जो मनी सप्लाई है, जितना मेरा सर्कुलेशन ऑफ मनी उसे कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। जो कमर्शियल बैंक है ना वो क्या करती है, वो क्रेडिट मतलब क्रिएशन का काम करती है, ठीक है। यही दोनों को कंट्रोल करने के लिए, इसी दोनों को कंट्रोल मतलब मेंटेन करने के लिए आरबीआई जो है क्या बनाती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का रीजन क्या है उसके बारे में आज हम देखेंगे कि इंडिया में अगर सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा हो जाएगा तब क्या पंगा होगा, अगर सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो जाएगा तब क्या पंगा होगा। दोनों कंडीशन को हम देखेंगे। इसीलिए आरबीआई ने क्या बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी कि सर्कुलेशन ऑफ मनी अगर ज़्यादा हो जाता है तो परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाएगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, बहुत काफ़ी चीज़ें इन्फ्लेशन की केस आ जाएगी। बेचारे जो गरीब इंसान हैं वो बेसिक नेसेसिटी से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। उसी के लिए आरबीआई ने बोला कि ठीक है मैं उसके लिए कुछ काम करूंगा। वो काम करने के लिए उन्होंने बनाया क्या, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। उसके बारे में आज हम देखेंगे। चलिए आइए, लिखा है व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी। इंडिया में बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाया गया था, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए बनाया गया था कि न सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा होना चाहिए, न ही सर्कुलेशन ऑफ मनी कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में एक डायग्राम बेसिस पे हम समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी फार्मुलेट करने के रीजन क्या हो, आरबीआई ने क्यों फार्मुलेट किया, ठीक है। चलिए देखिए लिखा है क्या, आप देखिएगा। अब एक्सेस का मतलब हुआ कि हमारे कंट्री में सर्कुलेशन, एक सपोज डेट एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हमारे क्या जरूरत थी कितना 100 की, लेकिन कितना आ गया सर्कुलेशन ऑफ मनी 120 आ गया, मतलब एक्सेस हो गया। अगर एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया तो मेरा परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। अगर परचेजिंग पावर अगर बढ़ जाता है तो मेरा कैसी भी क्या है, मेरा शौक बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। अगर डिमांड बढ़ जाता है तो इफ कंडीशन में हम क्या कहते हैं, अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगा और सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। डिमांड ज़्यादा हो जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्राइस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो इन्फ्लेशन की केस आ जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ जाएगी। जो बेचारे गरीब इंसान होंगे, महंगाई कारण बेसिक नेसेसिटी जो क्या, जो बेसिक नेसेसिटी जरूरत है, जो उनकी जो जरूरत है, जो नीड्स है वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन का केस हो जाएगा। इसी को कंट्रोल करने के लिए, इसी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने एक पॉलिसी बना रखी है जिसका नाम दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मनी सप्लाई, अगर हमारे कंट्री में 100 रुपये की जरूरत है, 120 रुपये आ जाएगा तो एक्सेस हो जाएगा। अगर एक्सेस हो जाएगा तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। अगर परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा। उस कंडीशन में प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर इन्फ्लेशन का केस आ जाएगा। जब इन्फ्लेशन का केस आ जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगा। तो बेचारे जो गरीब इंसान होंगे वो बेसिक नेसेसिटी चीज़ से क्या हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, अपनी नेसेसिटी लाइफ से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। इसीलिए क्या हो गया, इसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने बोला कि मैं एक पॉलिसी फार्मुलेट करूंगा जिसमें क्या करूंगा, उसे देखूंगा कि नहीं सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा होना चाहिए, नहीं सर्कुलेशन ऑफ मनी कम होना चाहिए। ये दोनों को मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने एक पॉलिसी बना रखा है जिस पॉलिसी का नाम दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब देखिए, ये तो कंडीशन मेरे रहा कि जब एक्सेस हो जाएगा, जब डिफिसिट हो जाएगा, जब कमी हो जाएगी, मतलब पैसे का फ्लो इकोनॉमिक में, जो मेरे पैसा है ना इकोनॉमिक में, जो उसका फ्लो, पैसे का फ्लो इकोनॉमिक में क्या होता है, जरूरत कितना है 100 का, जरूरत नीड्स कितना है 100 का, लेकिन मिला कितना है 70, मेरा 30 का डिफिशियंसी, कमी हो जाएगा तब क्या पंगा होगा, पंगा ये होगा डिफिसिट मतलब कमी हो जाएगा। इकोनॉमिक में पैसा चाहिए 100 रुपया, लेकिन इकोनॉमिक में पैसा कितना है 70 रुपया है, तो उसमें भी कमी हो जाता है। तब इसका कंडीशन क्या होगा, परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परचेजिंग पावर अगर कम हो जाएगा तो मेरा डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर डिमांड कम हो जाएगा, देखो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बोलो, डिमांड अगर कम हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरा पर डिमांड कम हो जाएगा और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन में डिमांड कम हो जाएगा और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन में मेरा प्राइस भी क्या हो जाएगा, बोलो, कम हो जाएगा। अगर प्राइस कम हो जाता है तो डिफ्लेशन हो जाएगा। डिफ्लेशन के कम है तब जो प्रोड्यूसर होगा प्रॉपर किसी चीज़ को प्राइस मिलेगा, जो प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को अगर बना रहा है उसको प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाएगा। जब प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाएगा तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल कम हो जाएगा। प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो मेरा जीडीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब जीडीपी कम हो जाएगा तो ग्रोथ भी
रियल है, कम हो जाएगा। इसीलिए डिफिशिएट मतलब नहीं सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा होना चाहिए, नहीं सर्कुलेशन ऑफ मनी कम होना चाहिए। इसी दोनों को मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने एक पॉलिसी बना रखी है, जिस पॉलिसी को नाम दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये चीज़ें रहा। अब हम इसको समझ गए, अगर हमारे कंट्री में सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा होता है तब क्या पंगा होगा, अगर सर्कुलेशन ऑफ मनी कम होगा तब क्या पंगा होगा। ये दोनों कंडीशन आपके सामने है, एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए, आप क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर एक्सेस अगर हो जाता है, अगर हमारे सर्कुलेशन ऑफ मनी कंट्री में 100 की जरूरत है, अगर 120 रुपये आ जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। अगर परचेजिंग पावर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, अगर डिमांड बढ़ जाएगा डिमांड बढ़ जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा तो जो बेचारा गरीब इंसान है क्या हो जाएगा, बेसिक नेसेसिटी लाइफ से क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा। इसी को मेंटेन करने के लिए, इसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने एक पॉलिसी बना रखी है, जिस पॉलिसी का नाम दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है? ठीक है। अब बोलता है कि हमारे कंट्री में सर्कुलेशन, मेरी इकोनॉमिक में फ्लो ऑफ इकोनॉमिक जो है, मेरे इंडिया के इकोनॉमिक एक तरह से मैं समझाना चाहता हूँ, पैसे का फ्लो इकोनॉमिक में जरूरत हमको है 100 का, लेकिन है कितना, 70 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डिफिसिट होगा, डिफिसिट होगा तो कमी होगा, तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। अगर परचेजिंग पावर कम हो जाता है तो डिमांड कम हो जाएगा, अगर डिमांड कम हो जाता है तो मेरा क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाता है और सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है और सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, उस केस में प्राइस कम हो जाएगा, डिफ्लेशन का केस आ जाएगा, तब प्रोड्यूसर को किसी प्रोडक्ट को प्रॉपर प्राइस नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी कम होगा, जीडीपी कम होगा तो ग्रोथ भी कम होगा। एक कंडीशन है, इसीलिए आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए आइए देखिए, यहाँ से थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन एकदम क्लियर करते चलेंगे आपको कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए चलिए लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी रेफर मतलब होता है रूल रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन। द पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विथ रिगार्डेड टू द यूज ऑफ द मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, क्या करती है, यूज करती है मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट को अंडर इट्स कंट्रोल टू द क्या है, अचीव करती है, प्राप्त करती है गोल ऑफ जीडीपी को, ग्रोथ एंड लोअर इन्फ्लेशन रेट को। किसको अचीव करती है, गोल ऑफ जीडीपी को, ग्रोथ एंड लोअर इन्फ्लेशन रेट को। आगे हम बात करते हैं, द आरबीआई इज अथोराइज टू द मेड मॉनेटरी पॉलिसी अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। किसके अकॉर्डिंग अथोराइज है, आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। आगे बात करते हैं, हेंस लिखा है हेंस मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब हुआ कि सर्कुलेशन ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, मेरे कंट्री में सर्कुलेशन ऑफ मनी कितना होना चाहिए, नहीं ज़्यादा होना चाहिए, नहीं कम होना चाहिए, उसी को मेंटेन करने के लिए, उसी को मेजर करने के लिए एक पॉलिसी फार्मुलेट करती है। इस पॉलिसी का नाम दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी। मेजर्ड अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है वो क्या करती है, उसको मेजर करती है। ठीक है, ये मैं बता दिया कि अगर सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा हो जाता है तब क्या पंगा होगा, अगर सर्कुलेशन ऑफ मनी कम होता है तब क्या पंगा होगा। ठीक है, इसको मैंने बता दिया हूँ। चलिए आगे, फिर हमारे देश में क्या होता है, जो आरबीआई है ना, जो मेरा आरबीआई है उसको अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई, बोर्ड ऑफ द गवर्नर। ठीक है, बोलता है अंडर, किसके अंडर में काम करता है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर क्या करता है, काम करता है। अब बताइए कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है, अपॉइंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए क्या किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है। इतना क्लियर है। यहाँ से पूछ देगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई गवर्नर को कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो 4 साल के लिए क्या किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, जो आरबीआई है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो आरबीआई है वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है, आरबीआई एक्ट 1934। अब पॉलिसी किसके अकॉर्डिंग बनाता है, आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का क्या करता है, काम करता है। क्लियर है मेरी बात। आगे इसके बाद कंपोजिशन एंड ऑब्जेक्टिव, थोड़ा इसको देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा, बताया कि जो आरबीआई जो पॉलिसी बना रही थी उसमें 6 मेंबर थे। बोला है कि कंपोजिशन एंड ऑब्जेक्टिव लिखा है, द 6 मेंबर पॉलिसी कमेटी। पहले कौन बनाता था, आरबीआई, जो मॉनेटरी पॉलिसी पहले जो बनाता था आरबीआई के कौन बनाता था, गवर्नर द्वारा उसे फॉर्मुलेट किया जाता, लेकिन उन्होंने बोला कि अब वो नहीं बनाएगा, अब बनाएगा कौन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अब कौन बनाएगा भाई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें कितने होंगे, 6 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे भाई, 6 मेंबर होंगे। 3 आरबीआई के होंगे और कितने, 2, 3 किसके होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के।
कितने 6 मेंबर होंगे और उसमें 3 आरबीआई के होंगे और 3 होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। चलिए, तो इसीलिए बता रहा है कि द 6 मेंबर, लिखा है 6 मेंबर पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, लिखा है कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द सेक्शन 40ZB। याद रखिएगा किस सेक्शन में दिया गया था, सेक्शन 45ZB है। इस सेक्शन को आपको गो थ्रू करके जाना है, अभी पूछ देगा तो उसका सेक्शन क्या है, तो 45ZB है ऑफ द अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934। किसके अकॉर्डिंग आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे आइए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पॉइंट को एकदम क्लियर करते चलेंगे। पहला पॉइंट, द फर्स्ट मीटिंग हुआ था ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज हेल्ड, होगा यहाँ पे हेल्ड ऑन अक्टूबर, 3 और 4 अक्टूबर के बीच में क्या हुआ था, एक मीटिंग चला था जिस 2016 में। दिस कमेटी डिसाइड किया था वेरियस पॉलिसीज को, क्या वेरियस जो पॉलिसी है, जैसे वेरियस पॉलिसी रेट लाइक जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। उन्होंने बताया कि 3 और 4 अक्टूबर में एक मीटिंग चला, उस मीटिंग में बताया गया था कि जब भी हम कोई क्या करेंगे, रेट को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, जब कोई भी रेट को हम कंसीडर करेंगे तो उसमें क्या होंगे, 6 मेंबर होंगे। 6 मेंबर मतलब 3 आरबीआई के होंगे, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे। ये दोनों लोग मिल के तब क्या करेंगे, उस रेट को डिटरमाइन करेंगे। बात समझ में आ गया, ठीक है, आगे चलिए। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आरबीआई इज अथॉराइज्ड है, किसके द्वारा अथॉराइज करता है, टू मेंटेन द मनी सप्लाई को। क्या करता है, मेंटेन करता है मनी सप्लाई को। मेंटेन इसलिए करता है कि ज़्यादा हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम, कम हो जाएगा तब पर। इन द इकोनॉमिक में, किसमें, इकोनॉमिक में, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक, आरबीआई रिलीज करती है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। अब बता रहा है कि जो आरबीआई है ना, अपने यहाँ इंडिया में क्या करती है, हर 2-2 महीने पे बाई मंथली पॉलिसी को बनाती, क्योंकि इसलिए बनाती है कि हर 1-2 महीने को चेक करती है सब काम सही तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसीलिए आरबीआई ने बाई मंथली पॉलिसी को क्या करती है, फॉर्मुलेट करती है, हर 2-2 महीने पे क्या करती है, उसकी सुपरविजन करती रहती है। बात समझ में आ गया, ठीक है। आगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आप थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिए, थोड़ा सा ये पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगेगा। लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के, लिखा है के डिसीजन परटेनिंग बाय द बेंचमार्क इंटरेस्ट। मार्क इंटरेस्ट रेट का मतलब हुआ रेपो रेट यू टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलॉन प्रायर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमेटी। क्या किया गया, उस कमेटी के अकॉर्डिंग उसको क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। परटेनिंग का मतलब, परटेनिंग बाय द बेंचमार्क का मतलब हुआ रेपो रेट, ठीक है। आगे, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड एंड कैन बी डिसक्वालीफाइड। बोला तुमको तो मैं अपॉइंटमेंट करता हूँ और अपने अकॉर्डिंग तुम काम करते हो, ठीक है। वो अपॉइंट करने वाला कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। लेकिन उनके कहने पे वो काम नहीं करता है आरबीआई, वो आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग क्या करता है, काम करता है, ठीक है। आगे, ठीक है। दिस लीड टू अनसर्टेनिटी एंड द रिजल्टेड इन फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला कि बैंक रेट बढ़ा दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला कि बैंक रेट बढ़ा दीजिए, आरबीआई बोला कि नहीं मैं बढ़ाऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बढ़ाने वाला हूं, मैं घटाऊंगा। तो उन दोनों में क्या हुआ, एक फ्रिक्शन अराइज हुआ कि बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है बढ़ाने के लिए, आरबीआई बोल रहा है घटाने के लिए। इन दोनों में क्या हुआ, एक फ्रिक्शन अराइज हुआ। लिखा है फ्रिक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड आरबीआई, गवर्नमेंट और आरबीआई में क्या हुआ, एक फ्रिक्शन अराइज हुआ, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन, ठीक है। अब उसी समय क्या हुआ, जब फ्रिक्शन अराइज हुआ तो उसमें हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें, उस समय अगर बात करते जो 23 नंबर के गवर्नर थे रघुराम राजन जी, उन्होंने अपना कार्यकाल 4 साल से पहले ही क्या कर दिया था, छोड़ के चले गए थे, ठीक है। अब रघुराम राजन की अगर हम बात करते हैं, रघुराम राजन की बात करते हैं, उन्होंने जो अपॉइंटमेंट किया था 4 सितंबर 2013 में अपॉइंटमेंट हुए थे, लेकिन
4 सितंबर 2016 को उन्होंने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिए थे, छोड़ दिए थे, ठीक है। इसके बाद इसीलिए छोड़ दिए थे क्योंकि उनकी फ्रिक्शन अराइज हो गई थी। फ्रिक्शन अराइज इसलिए हो गई थी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला कि आप बैंक रेट बढ़ाएंगे, बैंक रेट बढ़ाएंगे तो लोन सस्ता होगा तो लोग लेंगे, बहुत काफ़ी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि नहीं मैं बढ़ाऊंगा नहीं, बढ़ाने से मुझे प्रॉब्लम होगी या कोई दिक्कत होगा। उन दोनों में क्या हुआ, फ्रिक्शन अराइज हुआ। उस फ्रिक्शन के लिए एक कमेटी बैठा कि ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चलेगी ना आरबीआई की चलेगी। जब भी कोई हम क्या करेंगे, सुपरविजन बनाएंगे या बैंक रेट बढ़ाएंगे या स्टेटिक लिक्विडिटी रेशियो बढ़ाएंगे, 3 मेंबर आरबीआई के होंगे, 3 और किसके होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तब मिलकर किसी चीज़ को, कोई भी पॉलिसी को हम क्या करेंगे, फार्मुलेट करने का काम करेंगे। वही फ्रिक्शन अराइज हुआ था। जब फ्रिक्शन अराइज हुआ था तो उन दोनों में क्या थी, फ्रिक्शन अराइज हो गया तो कोई बोल रहा है बढ़ाने के लिए तो उनका बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एक कह रहे हैं घटाने के लिए तो उनका बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए फ्रिक्शन क्या हुआ, अराइज हुआ। स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन, ठीक है। तो उस समय हमारे 23वें नंबर के जो गवर्नर थे रघुराम राजन जी ने, इसी के लिए उन्होंने अपना 4 साल का कार्यकाल को 3 साल में स्किप करके चले गए थे। दूसरी अगर हम बात करते हैं उर्जित पटेल का, इन्होंने 4 सितंबर 2016 में अपॉइंटमेंट हुए थे, लेकिन 11 दिसंबर 2018 में इन्होंने भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। यही फ्रिक्शन का रीजन था, ठीक है। गवर्नमेंट इंडिया अपना कहती थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर अपने कहते थे, इसीलिए क्या हुआ था, फ्रिक्शन अराइज हुआ था, ठीक है। इसके बाद 25 नंबर की अगर हम गवर्नर की बात करें तो डॉक्टर शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि अभी भी काम कर रहे हैं। चलिए आगे, ये चीज़ें थोड़ा सा था आपको बताना था। आगे हम बात करते हैं, देखिए एक पॉइंट अगर हम नोट करते हैं जिसका नाम दिया गया है, ए है TAC, ठीक है, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। इसका मेन काम क्या था कि क्या करता था, आरबीआई के गवर्नर को समय समय पर क्या करता था, एडवाइस देने का क्या काम करता था। जब मॉनेटरी पॉलिसी के मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं बना था तो उसके पहले 1984 में वो क्या करती थी, इसको मतलब कि टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी क्या था, उसे समय समय पे क्या करता था, एडवाइस देने की काम करती थी। यही बता रहा है कि बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन मॉनेटरी पॉलिसी विद द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी इकोनॉमिक में सेंट्रल बैंकिंग, ठीक है, उसकी बात मॉनेटरी इकोनॉमिक के लिए और सेंट्रल बैंकिंग के लिए समय समय पे एडवाइस देने का क्या करते थे, काम करते। फाइनेंशियल मार्केट एंड पब्लिक फाइनेंशियल एडवाइज द रिजर्व बैंक ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। हाउएवर इट्स रोल वाज द एडवाइजरी नेचर। इसका मेन नेचर क्या था, TAC का पूरा मेन नेचर की बात करते हैं तो वो क्या करती थी, समय समय पे गवर्नर को एडवाइस देने का काम करती। उसका जो काम है वो क्या है, उसका रोल वाज द एडवाइजरी नेचर है, ठीक है, ये बात था। आगे हम बात करते हैं, जब इनका जो फ्रिक्शन अराइज हुआ उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखे हैं। द सेटिंग अप ऑफ ए कमेटी टू बी डिसाइड किया गया मॉनेटरी पॉलिसी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय उर्जित पटेल। उस समय हमारे गवर्नर जो थे फर्स्ट सबसे पहले प्रपोज किए थे उर्जित पटेल ने कि द कमेटी सजेस्ट किए ए 5 मेंबर की कमेटी। कितने मेंबर की कमेटी होना चाहिए, 5 मेंबर का क्या होगा, कमेटी होगा। तो 3 मेंबर जो होंगे, बोला कि जो 3 मेंबर होंगे आरबीआई के होंगे एंड 2 मेंबर जो होंगे नॉमिनेट किया जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। जो सबसे पहले कौन प्रपोज किए थे, आरबीआई के हमारे गवर्नर थे डॉक्टर उर्जित पटेल ने बोला कि हम क्या करते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं, एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं जिसमें कि 5 मेंबर की कमेटी होगा, जिसमें कि क्या होगा, 3 होंगे आरबीआई के, 2 होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। इसके बाद इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। दूसरा क्या बना, अब आइए यहाँ, द गवर्नमेंट इनिशियली बोला प्रपोज्ड ए 7 मेंबर, बोला कि नहीं आप 7 मेंबर का क्या बनाइए, एक बोर्ड बनाइए। कितने मेंबर का, 7 मेंबर का क्या बनाइए, कमेटी बनाइए, जो कि 3 फ्रॉम द आरबीआई, 3 आरबीआई के रहेंगे एंड 4 किसके होंगे, 4 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। सब्सिक्वेंट मतलब उन्होंने बोला कि बताइए आप 7 मेंबर की कमेटी बनाइए, जिसमें कि क्या होंगे, जो 7 मेंबर का कमेटी होगा उसमें 3 आरबीआई को होंगे, 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होंगे। तब पर भी ये नहीं हुआ। तब बोला कि बहुत काफ़ी क्या हुआ, सब्सिक्वेंट निगोशिएशन हो रहा था, तो उन्हें बताया कि बहुत काफ़ी चीज़ें उनकी सिमिलरिटी नहीं हो रही थी। उन्होंने बोला ठीक है आप ऐसा बनाइए जिसमें कि क्या हो, सिमिलरिटी हो, जिसके अकॉर्डिंग क्या हो सके, कोई भी हम क्या करते, पॉलिसी का जो रेट होगा, बैंक रेट होगा, उसको क्या करते, कंसीडर कर सके। तो उन्होंने सब्सिक्वेंट निगोशिएशन टू द करेंट कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, आरबीआई ने
बोला कि 3 आपके रहेंगे 3 मेरे रहेंगे। कंपोजिशन का जो करंट कंपोजिशन की बात आई तो बोला ठीक है अब कोई बात नहीं है, चलिए 3 आपके रहेंगे और 3 मेरे रहेंगे। अब इसी अकॉर्डिंग क्या चलता है, काम चल रहा है, जो भी उनकी अपॉइंटमेंट किया जाता है कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। बताया गया है कि जो करंट कंपोजिशन की हम बात करते हैं, जब भी कोई पॉलिसी को अगर हम बनाते हैं, उस पॉलिसी में कोई भी डिसीजन जो लेते हैं 3 RBI के होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। ये चीज़ इन्होंने क्या किया था, करंट कंपोजिशन में बताया था। ठीक है, कितने मेंबर की कमेटी होगी, 6 मेंबर की कमेटी होगी, जिसमें कि 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे, 3 RBI के होंगे। बात क्लियर है? ठीक, आगे अब हम बात करते हैं यहाँ पे द रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। एक क्या था, MPD का मतलब हुआ मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। असिस्ट करता था मॉनेटरी पॉलिसी फार्मुलेटिंग के लिए। जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, जो MPD था ना, वो क्या करता था, असिस्ट करता था, मतलब उसे बनाने में लिए सहायता प्रदान करता था मॉनेटरी पॉलिसी फार्मुलेटिंग करने के लिए। जो MPD था मेरा, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट क्या करता था, जब हम क्या बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बनाते थे, फार्मुलेटिंग करते थे, उसका क्या करता था, हेल्प करता था। लिखा है व्यू ऑफ के stakeholders in the economy and analytical work of the Reserve Bank contribute to the process of the arriving at the decision on the policy rate। क्या करता था, उसी के हिसाब से क्या करते थे, पॉलिसी रेट को डिसाइड करते थे। चलिए आगे। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी केम इनटू फोर्स कब आया था। अब इसके बाद हम देख लेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी केम इनटू फोर्स 27 जून 2016 में आ गया था। पहले मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता था RBI के गवर्नर द्वारा उसे फार्मुलेट किया जाता था, लेकिन 27 जून 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा, जिससे कि 3 मेंबर RBI के, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट थोड़ा सा हम आप लोग के लिए नोट किए हैं, देखिएगा। हाँ, लिखा है द चक्रवर्ती कमेटी हैज एम्फसाइजेस दैट प्राइस स्टेबिलिटी, क्या प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटी, सोशल जस्टिस, प्रमोटिंग एंड नेचरिंग न्यू मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव बीन, क्या करता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। क्या क्या चीज़ें हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटी, सोशल जस्टिस, प्रमोटिंग एंड नेचरिंग न्यू मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव बीन इंपॉर्टेंट। ये क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव, इसके क्या है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसके, मॉनेटरी पॉलिसी के। बात समझ आ गया। फिर कुछ पॉइंट मेरा यहाँ से राइज हो रहा है कि RBI always try to reduce rate of the inflation, keep the within a sustainable limit, while on the other hand government of India focus to accelerate GDP growth of the country। अगर बोला है accelerate GDP growth of the country, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। इस पॉइंट में बता रहा है कि कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसमें एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा, फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में यहाँ से क्वेश्चन आपके राइज होता है कि जो अपॉइंटमेंट किया जाता है एक्सेप्ट एक्स ऑप्शो मेंबर विल बी होल्ड द ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। अनटिल फर्दर ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ये चीज़ें रहा, हमने बताया कि ये मेरा टॉपिक रहा, इस मॉनेटरी पॉलिसी को क्यों फार्मुलेट किया जाता था, यही पॉइंट रहा। इस पॉइंट में आपको पूछेगा कि अगर मेरे इंडिया में सर्कुलेशन ऑफ मनी अगर कम हो जाता है, अगर सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा हो जाता है, तब क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ा। ठीक है, कि सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा हो जाएगा तब क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, अगर सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो जाता है तब क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ये सब सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये मेरा RBI का सेकेंड लेक्चर रहा है। इसमें बता दें, पहले जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी फार्मुलेट किया जाता था वो किया जाता था किसके द्वारा, RBI के गवर्नर द्वारा। लेकिन 27 जून 2016 के बाद जब भी मॉनेटरी पॉलिसी फार्मुलेट करने लगेंगे, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा बनाया जाने लगा, जिसमें कि 3 जो बंदे होंगे RBI के होंगे और 3 बंदे जो होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये दोनों मिलके जब भी कोई पॉलिसी को फार्मुलेट करते हैं तो कमेटी के अकॉर्डिंग उस रेट को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या रहा मॉनेटरी पॉलिसी। आज का अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अच्छा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी लेक्चर में कमियां लगी हो उससे आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।